this is Preeti Sharma and welcome to Shil Preeti Learning. Today we'll be moving forward in the chapter demand जो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट करा था. तो उस लास्ट वीडियो में हमने ये दो टॉपिक्स पढ़े थे, डिमांड की डेफिनेशन और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं. ये वीडियो नंबर 1 में था और ये आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे. इसके बाद एक वीडियो और बनेगी जिसमें हम मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व पढ़ेंगे और लॉ ऑफ डिमांड के रीजन एंड एक्सेप्शंस पढ़ेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला आज के लिए टॉपिक हमारा है डिमांड फंक्शन. लेट्स बिगिन. Here comes the topic demand function. So what is demand function? Demand function basically means the functional relation between quantity demanded of a particular commodity and factors influencing it. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम x commodity की बात कर रहे हैं तो x commodity का जो डिमांड है और जो फैक्टर्स उसकी डिमांड को अफेक्ट करेंगे, यानी कि प्राइस ऑफ x यानी कि x की जो प्राइस है उससे उसकी डिमांड अफेक्ट होगी. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस भी अफेक्ट करती हैं, हमने ये भी लास्ट वीडियो में पढ़ी थी. बेसिकली ये सारे जो है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है. ठीक है, तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इसके लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी. सो पहले आप वो वीडियो देखना, उसके बाद आप इस पे आना. तो यहाँ पे PR क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. इससे कैसे अफेक्ट होती है डिमांड? Y मीन्स इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड T मीन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर एंड F मीन्स व्हाट? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. तो इन सब का डिमांड से क्या रिलेशन है, क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है, वो हमें डिमांड फंक्शन में पता चलता है. ठीक है, एक चीज और, ये जो यहाँ पे जो रिलेशन आपको दिखाया हुआ है, जो ये डिमांड फंक्शन है, ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है. आपके सिलेबस में इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन ही है बस, तो सिर्फ हमने इसी को लिखा है. ठीक है, इसके अलावा मार्केट डिमांड भी होती है, तो वो अभी आपको नहीं पढ़ना. सो विल बी फोकसिंग ऑन दिस ओनली. सो यहाँ पे बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके फैक्टर्स इसकी डिमांड को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं. हमने पढ़ा था कि अगर हम PX लेके चले, मीन्स इस वाले को लेके चलें, तो PX में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, तो ये डिमांड को अफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली. हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स पढ़े थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. फिर हमने उसमें पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, प्राइसेस बढ़ने पे, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केसेस में क्या होता है. फिर Y से हमने पढ़ा था इनकम के बेसिस पे हमने गुड्स को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया कि और कौन कौन से थे वो, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स. उसके बाद हमने पढ़ा टेस्ट एंड प्रेफरेंस. टेस्ट एंड प्रेफरेंस में हमने पढ़ा था कि मार्केट में फिलहाल जो कंज्यूमर की टेस्ट या प्रेफरेंस है या जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, उसको ज्यादा डिमांड करते हैं, तो इससे डिमांड पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा. उसके बाद हमने पढ़ा था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. अगर किसी कमोडिटी के प्राइस की इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन है तो लोग क्या करते हैं, उसे अभी के टाइम में ज्यादा परचेज करते हैं. ठीक है, ताकि आगे वो यूज कर सके. सो यही है डिमांड फंक्शन, जहां पे उसके डिटरमिनेंट्स और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप पता चलता है. ठीक है, सो दिस इज द डिमांड फंक्शन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट वाज डिमांड शेड्यूल. आगे बढ़ते हैं. डिमांड शेड्यूल. Here comes the topic, that is demand schedule. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. सो डिमांड शेड्यूल का क्या मतलब होगा? सबसे पहले शेड्यूल का मीनिंग क्या होता है? शेड्यूल का मीनिंग होता है कोई भी टेबल या कोई टेबुलर स्टेटमेंट, है ना. तो डिमांड शेड्यूल वो होता है एक ऐसा टेबुलर स्टेटमेंट जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस को इंडिकेट करता हो. इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग प्राइसेस पे मार्केट में उस कमोडिटी की क्या डिमांड है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई कमोडिटी है, उसकी प्राइस थी 1 रुपी, उस प्राइस पे कमोडिटी की डिमांड थी 10 यूनिट्स. ठीक है, सपोज उसकी प्राइस इंक्रीज होकर 2 हो जाए तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी. पीपल विल रिड्यूस द डिमांड, मींस पीपल विल डिक्रीज द डिमांड, ऐसे होगा. तो ये ऐसा जो स्टेटमेंट जो शो करता है कि वेरियस लेवल ऑफ प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, उसे ही डिमांड शेड्यूल कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी से डिमांड शेड्यूल. और इसमें एक लाइन और है, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे ही जो शो कर रहा है वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस पे क्वांटिटी डिमांडेड, उसे कहते हैं डिमांड शेड्यूल. ठीक है, सो इसका यूज क्या होता है? डिमांड शेड्यूल के हेल्प से हम बनाते हैं डिमांड कर्व, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड कर्व. ये हम डिमांड शेड्यूल के हेल्प से ही बनाते हैं. हमें वेरियस प्राइस लेवल पता होते हैं, उस पर हमें क्वांटिटी डिमांडेड पता होती है, तो उससे हम डिमांड कर्व बनाते हैं. ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डिमांड कर्व. So here comes the topic, demand curve. Demand curve basically क्या होता है? Demand curve is the graphical representation of demand schedule. Graphical representation of demand schedule. इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिमांड शेड्यूल में होगा, जो भी टेबुलर फॉर्म में हमें डाटा मिला है,
उसको हम जब ग्राफ के थ्रू शो करते हैं तो उसे कहते हैं डिमांड कर्व, ठीक है। सो इस यहाँ पे हमारे पास डिमांड शेड्यूल है, यहाँ पे हमें दिख रहा है प्राइसेस दिए हैं और यूनिट्स दी हुई हैं। प्राइस जब 5 रुपीज थी तो यूनिट डिमांड 1 थी। प्राइस जब 4 हुई तो डिमांड क्या हुई, बढ़ गई, क्योंकि प्राइस कम हो रही है। हमने पढ़ा है जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, तो यहाँ पे फिर डिमांड बढ़ी। सिमिलरली ऐसी प्राइस कम होती गई और डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। अब ये तो हो गया हमारा डिमांड शेड्यूल, क्योंकि टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है डाटा का। जब हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करेंगे तो उसे हम कहेंगे डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये है हमारा डिमांड कर्व। इसको कैसे बनाया, यहाँ पे प्राइस शो करते, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड शो करते। अब इसमें 5 प्राइस थी और डिमांड उस पर क्या थी, 1, ठीक है। उसके बाद प्राइस जब 4 हुई तो डिमांड कितनी हो गई, 2। ऐसी प्राइसेस क्या है, कम होती जा रही और डिमांड क्या है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे जो हमारा डिमांड कर्व बना है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड बना है ना। इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड, इस तरीके से हमने ग्राफ बनाया होगा, है ना। तो यहाँ पे एक बात पता चली कि जो डिमांड कर्व होता है वो स्लोप्स डाउनवर्ड होता है, मींस वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अब वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का सबसे पहला मतलब क्या है, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। और हमें पता है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक नेगेटिव रिलेशन होता है। सो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। इसीलिए जो कर्व है यहाँ का, जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। अगर क्वेश्चन आए 1 मार्क में तो यू कैन राइट दिस रीजन। व्हाट वाज द रीजन, द रीजन इज there is an inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity, ठीक है। तो ये था हमारा डिमांड कर्व। और इसके साथ स्लोप ऑफ डिमांड हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको कहे फाइंड द स्लोप ऑफ डिमांड, find the slope of demand curve, so how can you calculate that? So there is a formula for calculating slope of demand curve. The formula is change in price divided by change in quantity demanded, ठीक है। That means what, delta P over delta Q. Delta means what, change in, so change in price divided by change in quantity will give you the slope of demand curve, ठीक है। So इस तरीके से निकलता है। और इसके साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक और है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विल बी डूइंग लेटर ऑन, क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फिलहाल हमें इस पे फोकस करना है। सो वी आर ओवर विद दिस पार्ट, डिमांड कर्व हमारा फिनिश हो गया। नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। सो हियर कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। एंड लॉ ऑफ डिमांड को फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी बोलते हैं, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। So this one is the last topic for today, and the next topic regarding this is reasons for law of demand and exceptions for law of demand. तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा ह्यूज बड़ा टॉपिक है, तो उसे अच्छे से समझना भी जरूरी है। और लॉ ऑफ डिमांड में भी अभी हमें आगे और पढ़ना है, इसके assumptions पढ़ने हैं और इसके इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं वो भी पढ़ने हैं। तो इसे हम अभी फिनिश करेंगे और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। उसके साथ मूवमेंट अलोंग लॉ ऑफ डिमांड, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व भी हमें नेक्स्ट वीडियो में करना है। तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड से। इसका दूसरा नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है बेसिकली, इसका मतलब ये होता है, मींस लॉ ऑफ डिमांड व्हाट स्टेट्स, इट स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। इसके साथ एक लाइन और है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो बाकी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को, हम उन्हें कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, देन लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है। Now comes two questions. Question number 1, कि हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट क्यों रखते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, कि इसकी assumptions क्या है। तो दोनों आपस में रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम इसके assumptions पढ़ें। assumptions क्या हैं, तो assumptions for law of demand, for law of demand, what is the assumption for law of demand? तो जो अभी हमने पढ़ा, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यही है assumption for law of demand, ठीक है। तो यहाँ पे अदर फैक्टर्स का क्या मतलब है, अदर फैक्टर्स का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी को छोड़ के
बाकी सारे फैक्टर्स जो उसे अफेक्ट करते हैं। मीन्स व्हाट, जो टॉपिक नंबर हमारा 2 था, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। जो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है, डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग, तो वही जो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है उन सबको हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड या अदर फैक्टर्स ऑफ जो अदर फैक्टर्स हैं जो भी हैं, उसमें हमने पढ़ा क्या क्या था। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। इसके अंदर क्या आए थे, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था इनकम ऑफ कंज्यूमर। उसके बाद हमने पढ़ा था टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये पढ़े थे हमने किसमें, अदर फैक्टर्स में, मीन्स डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कांस्टेंट हैं। ये पढ़ा था हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में, ठीक है। सो अब हमें ये पढ़ना है कि हम इन फैक्टर्स को कांस्टेंट लेके क्यों चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी कीप अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। क्योंकि हमें ये पता है कि डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स, ठीक है। एक टाइम में सिर्फ प्राइस अफेक्ट नहीं करती, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अफेक्ट कर सकता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर अफेक्ट कर सकता है। देखा जाए तो एक टाइम में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करेंगे, है ना। लेकिन हम अदर फैक्टर्स कांस्टेंट क्यों लेके चलते हैं। सो बहुत सिंपल इसका रीजन है। द रीजन इज, हम अगर सारे फैक्टर साथ में लेके चलें तो स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज affected by many factors. We know that demand of a commodity is affected by many factors. But if we want to study the influence of one factor, means कि एक फैक्टर का, सिर्फ प्राइस का हम स्टडी करना चाहते हैं कि सिर्फ प्राइस का डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। We just want to study regarding the influence of price on the demand. Then we need to keep other factors constant. We assume other factors constant. So the reason is, to study the effect of one factor, it is necessary that all other factors must be kept constant, ठीक है। सो जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि जो अदर फैक्टर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं आया है, देयर इज नो चेंज इन द अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड, ठीक है। सो ये रीजन है इसका। और इसके बाद हमें नेक्स्ट इसमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है लॉ ऑफ डिमांड के रिगार्डिंग। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टर्म्स नहीं फैक्ट्स कह सकते हैं। सो क्या है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हमें वो पढ़ना है। सो लेट्स मूव फर्दर। और ये अब हमारा लास्ट टॉपिक ही होगा, इसके बाद जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग लॉ ऑफ डिमांड। नंबर 1 इज इनवर्स रिलेशन। और अभी तक कितना पढ़ लिया तो इनवर्स रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया होगा। लॉ ऑफ डिमांड व्हाट सेज कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। सबसे जो बिग मीनिंग निकलती है लॉ ऑफ डिमांड से वो यही निकलती है, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। दैट मीन्स व्हाट, इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन प्राइस देन देयर विल बी डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। और ये हम अपने नॉर्मल डेली लाइफ में देखते भी हैं कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं तो क्या होती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है ना। उसके बाद जो दूसरा टर्म है या दूसरा फैक्ट वी कैन से, द फैक्ट इज क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, मींस क्वालिटेटिव एंड नॉट क्वांटिटेटिव। व्हाट डज दिस मीन, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि लॉ ऑफ डिमांड से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि क्या चेंज आएगा। अगर प्राइस में पॉजिटिव चेंज है तो क्वांटिटी डिमांड में कैसा चेंज होगा, अगर प्राइस में नेगेटिव चेंज है तो क्वांटिटी डिमांड में कैसा चेंज होगा। बस हमें लॉ ऑफ डिमांड से चेंज पता चलता है कि कौन सी डायरेक्शन में चेंज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। हमें इससे ये नहीं पता चलता कि कितना चेंज होगा। सो क्वालिटेटिव मीन्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज, चेंज का क्या डायरेक्शन है, पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है। प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, हमें लॉ ऑफ डिमांड से सिर्फ इतना पता चलता है। लेकिन क्वांटिटेटिव चेंज तो नहीं पता चलता कि कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज हो रहा है, कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं पता, कोई रेशियो नहीं पता कि हर बार प्राइस में अगर 2% इंक्रीज है तो हर बार जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 5% ही कम होगी। लॉ ऑफ डिमांड में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द नंबर 2 फैक्ट, दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड states the qualitative change only, not quantitative, ठीक है। नंबर 3 फैक्ट इज नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। जस्ट अभी बताया मैंने कि कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होता प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि कोई प्रोपोर्शन में चेंज होगा, हर बार जो प्राइस है वो 2 से बढ़ेगा और क्वांटिटी डिमांड 3 से कम होगी, ऐसा नहीं है। देयर इज अ चेंज, द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट टेल अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, कि कितना चेंज है नहीं बताता, कोई प्रोपोर्शन नहीं इसमें कोई प्रोपोर्शन स्टेट नहीं करता। इट जस्ट सेज
के डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले मार्केट में किसी कमोडिटी के प्राइस 5% से इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो उसकी डिमांड जो थी लोगों ने 10% से कम कर दी, ठीक है, और फिर उसी कमोडिटी की प्राइस फिर से 5% से इंक्रीज हुई तो लोगों ने डिमांड 20% से कम कर दी। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनेट नहीं होते आपस में। लॉ ऑफ डिमांड में क्या पता चलता है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज, ठीक है। नाउ फैक्ट नंबर 4 इज वन साइडेड। व्हाट इज वन साइडेड? वन साइडेड का मतलब क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन व्हाट, प्राइस एंड क्वांटिटी, राइट। बट इनवर्स रिलेशनशिप तो है, पर किसका किस पे इफेक्ट पता चलता है? हमें क्या पता चलता है कि चेंज इन अगर प्राइस है, अगर चेंज इन प्राइस है तो उसका डिमांड पे क्या इफेक्ट है, हम ये पढ़ते हैं। हम ये नहीं पढ़ते कि चेंज इन डिमांड का प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा, हम ये नहीं पढ़ते, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं, हम हमेशा ऐसे जज करते हैं ना कि प्राइसेस इंक्रीज हुई है तो क्या डिमांड होगी, प्राइसेस डिक्रीज हुई है तो क्या डिमांड होगी। हम क्वांटिटी डिमांड को लेके तो नहीं चलते। सो दिस इज अ वन साइडेड स्टेटमेंट, वी कैन से वन साइडेड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब चेंज इन प्राइस का इफेक्ट चेंज इन डिमांड पे पता चलता है, चेंज इन डिमांड का प्राइस पे नहीं पता चलता, ठीक है। सो रिमेंबर दिस वन। और अगर कोई कंफ्यूजन होती है आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में आप लोग में बता सकते हैं एंड वहां से फिर आपकी कंफ्यूजन हम दूर कर सके, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए भी, और आगे जब आप आगे बीकॉम करेंगे वहां भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड मेनी मोर टॉपिक्स आर देयर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसे आगे तक जाना है आपको। तो इसीलिए कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप बता सकते हैं। और कोई चैप्टर या कोई टॉपिक आपको अलग से पढ़ना है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको अलग से पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है, तो आप उसको भी बता सकते हैं, उसकी अलग से भी वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू टेल अस कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, विल बी हेल्पिंग यू। आगे बढ़ते हैं फिर रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड एंड नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सो विल बी डूइंग दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो नंबर 2 है, मैंने आपको बताया था। वीडियो नंबर 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वीडियो नंबर 3 जल्द आ जाएगी। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड प्लीज फॉर एनी डाउट जस्ट टेल अस, जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, देन ओनली वी कैन हेल्प, ठीक है। सो टेक केयर, गुड बाय।